Good afternoon to all. So today's topic is mental retardation from the psychiatric nursing for GNM second year students. So before going to the mental retardation topic, let's take some brief about the what mental retardation is and it comes under which category of the disorders. तो जो mental retardation है साइकेट्री में इट इज़ डिफाइंड अंडर द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट डिसऑर्डर इंक्लूडिंग मेंटल डेफिशिएंसी। मतलब ICD-10 का जो चैप्टर नंबर F70 to 79 है दैट इज़ फॉर मेंटल रिटार्डेशन। और जब मेंटल रिटार्डेशन की बात करते हैं इट इज़ रिलेटेड टू द चाइल्डहुड साइकेट्रिक इलनेस, नॉट इलनेस, डिजीज़। तो जब हम साइकेट्रिक चाइल्ड साइकेट्री की बात करेंगे तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ न्यूअर कंसेप्ट सिंस 20th सेंचुरी। चाइल्ड साइकेट्री nursing evolved gradually at the therapeutic value of nurse relationship with the children began to realized. So in 1954 the first graduate program in child psychiatric nursing was opened. First time child psychiatric nursing means जैसे नर्सिंग में डिफरेंट स्कोप्स होते हैं, डिफरेंट स्पेशलिटी होती है। तो फर्स्ट टाइम 1954 में चाइल्ड साइकेट्री नर्सिंग का कोर्स आया था। ओके, जब हम बात करते हैं चाइल्ड साइकेट्रिक नर्स की दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दी अडल्ट साइकेट्रिक नर्स। मतलब जो साइकेट्रिक नर्स होती है that should have the specialty in the child psychiatry for the care of the children with the mental retardation or other kind of psychiatric illnesses or the disease। क्योंकि क्या होता है, it is seldom that the children initiate a consultation with the clinician, instead they are brought by the adults, usually the parents, who think that some aspect of their behavior developed is abnormal। तो दैट्स वाई उनके पेरेंट्स उनको लाते हैं टू द क्लिनिक और टू द हॉस्पिटल, जहाँ पे उनके बिहेवियर को मोल्ड करने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और उनके ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है हॉस्पिटल में। दैट टाइम में आफ्टर पेरेंट्स ओनली और ओनली द चाइल्ड साइकेट्रिक नर्स इज़ द फर्स्ट पर्सन जो चिल्ड्रन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है, एक ट्रस्टवर्दी रिलेशन फॉर्मुलेट करती है। दैट इज़ द ओनली फैक्ट where the child psychiatric nursing is of a great importance for the child psychiatry instead of the adult psychiatric nurses। Mean there should be special skills to take care of the children with the psychiatric illness and for that वहाँ पे speciality है। So that was the kind of introduction for the child psychiatric nursing। अब बात करेंगे हम लोग disorders की। तो जो mental disorders हैं, mental retardation, we'll talk about its definition। So mental retardation is referred to a significant sub-average general intellectual functioning resulting in or associated with concurrent impairment in adaptive behavior and manifested during the development period। तो ये definition दी है हमारे को अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी 1983 में। क्या बोला गया है इसमें कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन होता है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है वो सब एवरेज होती है। मतलब एक नॉर्मल बच्चा है, उसकी अगर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ नॉर्मल हैं तो मीन ही इज़ नॉर्मल। तो बट अगर उस बच्चे की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, सब एवरेज है, और उसकी वजह से जो पर्सन है उसका बिहेवियर प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहा है, और डेवलप जो बिहेवियर उसके एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे तुम पीडियाट्रिक्स में सब पढ़ते हो कि एक टॉडलर है, तो टॉडलर क्या करता है, वो 3 years का होके अपने मतलब सेल्फ प्ले करता है, पैरेलल प्ले करता है, अकेला खेलता है, तो उसका वो बिहेवियर डेवलप हो रहा होता है। फर्स्ट स्टेज होता है हमारा, ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। वहाँ पे पर्सन अपनी मम्मी के साथ फर्स्टली ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। तो अगर वहाँ पे लैकिंग हो रहा है, मतलब पर्सन जो बेबी है वो ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पा रहा है, सेकेंडली वो ग्रेटिफिकेशन नहीं अचीव कर पा रहा है, थर्डली वो अपोजिट सेक्स जेंडर के साथ प्ले नहीं कर पा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन आ रही हैं जो एक नॉर्मल डेवलपिंग और ग्रोइंग चाइल्ड में होते हैं, उसके जो माइलस्टोन होते हैं वो उसलिए प्रॉपरली अचीव नहीं कर पा रहा है।
तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि पर्सन की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से उसके बिहेवियर जो है अडेप्टिव नहीं है, और उसकी वजह से पर्सन का क्या हो रहा है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं है टू दी पर्टिकुलर एज ऑफ हिम टू विच ही बिलोंग्स। तो ये है हमारा मेंटल रिटार्डेशन की डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक टर्म आई है जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। तो जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का बात कर लेते हैं कि व्हाट इज दैट। जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज डिफाइंड एज द result obtained by the administration of standardized journal intelligence test developed for the purpose and adapted to condition of the region and country। ओके तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का हमें कैसे पता लगेगा कि एवरेज है, सब एवरेज है या बिलो एवरेज है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जहाँ से हम इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वही बताया गया है कि हम लोग एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, तो हर एक कंट्री में अपना अपना इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में जो भी साइकोमेट्रिक टेस्ट की हम लोग यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द आईक्यू और द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द चिल्ड्रन, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वेदिस साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो वैसे ही हर एक कंट्री के अकॉर्डिंगली अपने अपने साइकोमेट्रिक टेस्ट बना रखे हैं साइकोमेट्रिक एनालिसिस के लिए, टूल हैं मतलब, ओके। तो जब वो टूल का यूज़ करते हैं हम लोग, उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जो एक मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, ओके, तो वो 30 टोटल नंबर 30 होता है, उसमें कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे कि कितनी लेवल की कॉग्निशन है एक बंदे में। जब हमारे पास वो टोटल स्कोरिंग आ जाएगी, स्कोरिंग के बाद हम लोग उसको चेकआउट करेंगे कि पर्सन कौन सी डिग्री में ऑफ डिमेंशिया में पढ़ता है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता रखा था। सेमली हमारे पास एक टूल होता है, टूल में हम लोग एक स्टूडेंट को या एक चाइल्ड को चेक करेंगे कि उसकी कितनी कैपेबिलिटीज़ है, उसके बाद हम उसको सब स्कोर करेंगे। सब स्कोर करने के बाद हम लोगों को पता लगेगा कि एक बंदे की इंटेलिजेंस लेवल कितना है, ठीक है। तो मैं वो आपको बाद में बताऊंगी कि कितनी आईक्यू होने पे कौन सी लेवल की मेंटल रिटार्डेशन होती है, तो ठीक है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट सब एवरेज। तो डेफिनेशन में ऊपर मेंटल रिटार्डेशन में हमने पूछा कि सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलिजेंस होती है, तो वो सब एवरेज क्या है उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इज डिफाइंड एज इंटेलिजेंस कोशेंट of 70 or below the standardized measurement of intelligence. The upper limit of intended as a guideline and could be extended to 75 or more depending on the reliability of the intelligence test used. Adaptive behavior is defined as the degree with which the individual meets the standard of personal independence and the social responsibilities expected of his age and cultural group. The expectations of the adaptive behavior vary with the chronological age. The deficit in adapting behavior may be reflected in the following areas. Okay, तो सब एवरेज की बात कर रहे हैं। मैंने बोला कि जैसे हमारे पास एक टूल है, साइकोमेट्रिक टूल हमने लिया, टूल हमने चेक किया, तो उसके बाद हमने उसकी कंप्लीट कैलकुलेशन की कितना स्कोर आया। तो जो हम लोगों को WHO ने गाइडलाइन दी है मेंटल हेल्थ रिटार्डेशन के लिए, उसमें बोला गया है कि अगर किसी बच्चे का स्कोर 70 या 70 से कम होता है तो उसको हम मेंटल रिटार्डेशन में इंक्लूड करते हैं। और फिर 70 से कम, अगर जैसे फॉर एग्जांपल 70 से कम है मेंटली रिटार्डेड है, बट उसके भी फिर आगे लेवल है। अगर 70 to 50 है तो मतलब माइल्ड है, बट 50 to 35 है तो मतलब मॉडरेट है, फिर 35 to 25 है तो मतलब सीवियर है, अगर 20 से भी कम है तो उसको हम फिर प्रोफाउंड लेवल की मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इट्स नॉट लाइक कि हम लोगों, पता क्या होता है इसमें कि एक टेस्ट है, उसमें क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि 2 बच्चे हैं, एक तो मेंटल रिटार्डेशन के साथ है और एक नॉर्मल बच्चा है 5 साल का, दोनों 5 साल के हैं। तो जो उस टूल होगा ना, हम उसको एज के अकॉर्डिंग खोलेंगे। पेरेंट्स ने बताया कि बच्चा 5 साल का है, ठीक है, तो हम लोगों ने वो टूल खोला, हमने वहाँ से क्वेश्चन निकाले जो 5 साल के बच्चे के लिए क्वेश्चंस बना रखे हैं, मतलब जो 5 साल का बच्चा सॉल्व कर सकता है, हमने वही वाला पेज खोला और वही वाले क्वेश्चंस उसके लिए किए।
मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ करने के बाद हर एक एज ग्रुप के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बनाए गए हैं कि एक बच्चा है, फॉर 5th क्लास का बच्चा है तो उसको अरिथमेटिक आता है, ठीक है, सम करना आता है, माइनस करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, ये चीज़ें होंगी। तो जो क्रोनोलॉजिकल एज लिखा है ना, क्रोनोलॉजिकल एज है मतलब जो उसकी नॉर्मल एज है, ठीक है, जितनी साल का वो हो गया वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है। नेक्स्ट है हमारी एक मेंटल एज। मेंटल एज मतलब जिस लेवल तक अभी वो ग्रो कर चुका है सिर्फ, तो हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे। तो 5 साल का बच्चा है, उसके लिए हमने साइकोमेट्रिक टेस्ट में 5 साल वाले जो क्वेश्चन हैं, 5 साल के बच्चे के लिए जो क्वेश्चन एक नॉर्मल बच्चा सॉल्व कर सकता है, वो वाला पेज खोला, वो सारे सॉल्व करवाए। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, कि क्या इस बच्चे ने इतना स्कोर कर पाया है कि ये मेंटल रिटार्डेशन में नहीं आता। अगर तो 75 से स्कोर ऊपर है तो मतलब नॉर्मल है, बच्चा अपने 5 साल की एज के अकॉर्डिंग ही ग्रो कर रहा है, 5 साल के अकॉर्डिंग ही उसकी मेंटल एबिलिटीज़ हैं। बट अगर उसका स्कोर 70 से कम आ रहा है तो मतलब पर्सन अपनी मेंटल एज, जो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, 5 साल के हिसाब से बड़ा नहीं हो पा रहा है मेंटली। तो ये था हमारा क्रोनोलॉजिकल और मेंटल एज में डिफरेंस। फॉर्मूला मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बताया है कि अगर पर्सन नहीं ग्रो कर रहा है तो कौन कौन सी स्टेज में वो लैग कर रहा है। तो फर्स्ट इज लाइक ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। क्या होता है इन्फेंसी और चाइल्डहुड में? सेंसरी एंड मोटर स्किल डेवलपमेंट होती है। तुम लोगों ने पीडियाट्रिक्स में या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ रखा होगा कि जो हमारी इन्फेंट होते हैं, 1 साल का बच्चा होता है, उसमें हमारी सेंसरी और मोटर स्किल डेवलपमेंट्स होती हैं। तो अगर वहाँ पे कहीं पे इम्पेयरमेंट हो रही है तो भी मेंटल एज पर्सन की अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। यू हैड स्टडीड कि 6 मंथ में डा ला, नेक्स्ट कुछ मंथ्स में वो हो जाता है, बाय स्ले बाय हो जाता है, दादा मामा पापा। तो वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। अगर वहाँ पे इम्पेयरमेंट है तो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। सेल्फ हेल्प स्किल, फॉर एग्जांपल यू नो कि जो हमारा 18 मंथ का बेबी होता है वो अपनी पैंट खोल सकता है खुद से, अपनी स्टेयर्स पे चढ़ सकता है, मतलब कुछ कुछ अपने स्किल्स अपनी हेल्प खुद करना स्टार्ट कर देता है, फीड खुद से करना स्टार्ट कर देता है। अगर वो नहीं कर पा रहा है मतलब उसकी मेंटल ग्रोथ उसके एज के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। साल तो बढ़ रहे हैं कि बच्चा 18 महीने का हो रहा है, बट वो 18 महीने के बराबर का काम नहीं कर पा रहा है। सोशलाइजेशन, यू नो कि स्ट्रेंजर्स के साथ अगर टॉक होता है तो वो सोशल स्माइल पास करता है, नहीं कर रहा है, स्ट्रेंज बैठा रहता है, लोगों को देख के रोता है, या मतलब नहीं अपने एक्सप्रेशन शो कर रहा है, तो भी मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। अगर चाइल्डहुड में क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक एकेडमिक स्किल्स टू द डेली लाइफ एक्टिविटीज़। हम लोग बच्चों को किंडर जॉय भेजते हैं, ठीक है, किंडरगार्टन भेजते हैं, देन फर्स्ट सेकंड, तो उनको जो प्लस माइनस सिखाया जाता है वो एग्जाम्पल्स के साथ सिखाया जाता है, बर्ड्स के साथ सिखाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टॉफ़ी के साथ सिखाया जाता है कि 2 टॉफ़ी थी, 2 और जोड़ी तो कितनी होगी, 4। तो वो धीरे धीरे उनकी डेली लिविंग में वो चीज़ें आना स्टार्ट होती है। बट अगर बच्चा वो 2 और 2 को 4 नहीं समझ पा रहा है, या 2 में से 1 गया तो 1 हुआ, वो नहीं समझ पा रहा है, तो मतलब जो उसको स्कूल में समझाया जा रहा है वो अपने डेली लिविंग में नहीं उतार पा रहा है, तो भी कहीं ना कहीं मेंटल अनस्टेबिलिटी है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट रीजनिंग एंड जजमेंट इन द मास्टरी ऑफ द एनवायरनमेंट। ओके, मतलब रीजनिंग, चाइल्डहुड और अडोलोसेंट इज अ एज ग्रुप टिल 14 और टिल योर टीन्स, मतलब टिल 18। ओके, तो अडोलोसेंस में क्या होता है? अडोलोसेंस में पर्सन रीजनिंग मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ घुलना स्टार्ट होता है, अपने लिए सोचना स्टार्ट करता है, अपना करियर डेवलप करने की तरफ जाता है। तो अगर वो वहाँ पे प्रॉपर रीजनिंग नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर जजमेंट नहीं कर पा रहा कि क्या चीज़ उसके लिए सही है, क्या गलत है, उसको किस तरफ जाना चाहिए, तो भी पर्सन की मतलब अकॉर्डिंग टू क्या है कि नॉर्मली जो टीनेजर्स होते हैं उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या करना है, उनको नॉन मेडिकल लेना है, उनको मेडिकल लेना है, उनको लाइफ में जज बनना है, ये बनना है, वो बनना है, सब बनना है। पर जो मेंटली रिटार्डेड है बच्चा, ऑल्दो वो 18 साल का हो चुका है, बट उसका दिमाग शायद अभी 8 या 9 साल के बच्चे के बराबर ही डेवलप हो पाए।
तो वो अपनी रीजनिंग और जजमेंट वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएगा, तो भी मेंटली रिटार्डेशन हो सकती है। सोशल स्किल, इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा, घुल मिल नहीं रहा, तो भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग दी लेट एडोलेसेंस, ठीक है, वोकेशन एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस। एडोलेसेंस से बात क्या होता है, इन सर्टेन कंट्रीज क्या है कि 18+ के बाद everyone is free to live their life, no parents gonna take their charges for the things, means हमारे इंडिया में क्या होता है 18 के बाद भी पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, नहीं, 18 के बाद दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइफ, उनको खुद से अर्न करना है, खुद से पढ़ना है। तो वहाँ पे भी अगर लैकिंग हो रही है पर्सन को, तो माइट भी वो मेंटली अनस्टेबल या मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट पीरियड इज डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ द टाइम बिटवीन द कंसेप्शन एंड द 18th बर्थडे, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट पीरियड साइकेट्री में बताया गया है, वो बताया है एकदम से चाइल्ड की, मतलब आफ्टर द इंटीमेशन ऑफ द पेरेंट्स, जाइगोट फॉर्मेशन से लेके टिल दी 18th बर्थडे। 18 बर्थडे के बाद हु सेड दिस थिंग, दैट इज द अमेरिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो अमेरिका में क्या है, 18 के बाद एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, उनके लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो उन्होंने बोला है कि जो डेवलपमेंट पीरियड होता है वो कंसेप्शन से लेके 18 साल तक होता है। 18 ईयर्स के बाद हर कोई फुली डेवलप्ड होता है, ही नोज हिज गुड और बैड। तो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। तो अबाउट 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी मेंटली रिटार्डेड। अगर हम होल ओवर द वर्ल्ड देखें तो होल ओवर द वर्ल्ड में से 3% लोग जो हैं वो मेंटल रिटार्डेशन के साथ सफ़र करते हैं। और इंडिया में अगर हम बात करें पर 1000 पॉपुलेशन में हर 5 बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन होती है। तो कैसे समझेंगे कि ठीक है, 1000 इंसान है, 1000 में से 5 में मेंटल रिटार्डेशन इंडिया में होता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटल रिटार्डेशन इज मोर कॉमन इन बॉयज़ देन गर्ल्स, ठीक है। जो सर्वे किए गए हैं, जो रिसर्च कंडक्ट किए गए हैं, हमारी नेशनल मेंटल सर्वे जो होता है, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे होता है, उसमें फाइंड आउट किया गया है कि अगर मेंटल रिटार्डेशन के ज़्यादा रजिस्टर्ड होके, ठीक है, जो चीज़ें रजिस्टर है उसके बेसिस पे सर्वे हुए है कि जो बॉयज़ है उनको मेंटल रिटार्डेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स। विद द सीवियर एंड द प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन मॉर्टेलिटी इंसाइड ड्यू टू द एसोसिएटेड फिजिकल डिजीजेज, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन में ऑल दोज डेथ के चांसेस आर वेरी रेयर, बट अगर जो हमारे सीवियर और प्रोफाउंड लेवल, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेंटली रिटार्डेड है, दे डोंट एबल टू परफॉर्म देयर डेली लिविंग एक्टिविटी, उनको कोई ना कोई असिस्टेंट चाहिए ही चाहिए टू डू एनीथिंग इन देयर लाइफ, उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं मॉर्टाइल होने के। कुछ भी रीज़न हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी तो कर नहीं सकते, कहीं गिर गए, बेड वेटिंग ही करते रह गए, उसकी वजह से दे डोंट नो, हाइजीन का नहीं पता, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, रोड पे चले गए, एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से मॉर्टेलिटी मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज इटियोलॉजिकल फैक्टर। तो हम लोग इटियोलॉजिकल फैक्टर, रीज़न क्या है बिहाइंड दी मेंटल रिटार्डेशन, कि मेंटल रिटार्डेशन किन किन लोगों में हो सकती है। फर्स्ट बात करेंगे हम जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स मतलब हेरिडिटरी, या मतलब जीन्स से किसको ये बीमारी आ सकती है। फर्स्टली अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है, ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी यू स्टडीड इन पीडियाट्रिक्स की डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, हमारी ट्राइजोमी हो जाती है। फ्रेजाइल सिंड्रोम में क्या होता है, हमारा 18th क्रोमोसोम की ट्रिपलिंग हो जाती है। ट्राइजोमी सिंड्रोम इज ऑल्सो अ डाउन सिंड्रोम, ओके। टर्नर सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम इज क्लीन फिल्टर ओनली, ओके। प्रेडरविल सिंड्रोम, तो अगर कोई भी बच्चे को क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है हमारी मेंटल रिटार्डेशन की तरफ में फॉर द लेटर लाइफ। नेक्स्ट आता मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे ही बेबी बॉर्न करता है रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म, लाइक फिनाइलकीटोन्यूरिया, तुमने पढ़ा होगा पीडियाट्रिक में। फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है, हमारी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की जो डाइजेशन होती है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता। नेक्स्ट विल्सन्स डिजीज़ हो सकती है, गैलेक्टोसीमिया हो सकता है। अगर ये चीज़ें हैं तो भी बेबी
फिजिकली तो ग्रो नहीं कर पा रहा बट मेंटली भी ग्रो नहीं कर पाता है, उसकी वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। नेक्स्ट आता है क्रेनियल मालफॉर्मेशन। अगर क्रेनियल नर्व्स में कोई मालफॉर्मेशन होती है या क्रेनियल एरिया में मालफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोएनकेफली या माइक्रोसिफेलोपैथी कुछ भी होता है, तो उसकी वजह से भी पर्सन को मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आर द ग्रॉस डिजीजेस ऑफ द ब्रेन। अगर बेबी को कोई भी ब्रेन डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी है, न्यूरोफिब्रोमास्टोसिस है और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है, अगर ये कोई भी ब्रेन डिजीज़ है तो भी बेबी को मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेरीनेटल फैक्टर्स। पेरीनेटल यू नो कि अगर बेबी को बर्थ एक्सफिक्सिया हो गया है, प्रॉपर ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाया ऑक्सीजन का, उसकी वजह से भी लेटर स्टेजेस में मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं गया तो मतलब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हुआ मतलब दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन गेट अफेक्टेड और उसकी वजह से इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग पे इम्पेयरमेंट हो सकता है। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड और द डिफ़िकल्ट बर्थ, मतलब प्रोलॉन्ग अगेन चांसेस ऑफ द एस्फिक्सिया इफ़ अगर हमारी प्रोलॉन्ग लेबर चलती है, डिफ़िकल्ट बर्थिंग होती है, प्रीमैच्योरिटी बेबी अपनी गेस्टेशन एज से पहले ही डिलीवर हो जाता है, तो उसको हम लोग प्रीमैच्योर बेबी बोलते हैं। प्रीमैच्योर बेबी क्या हुआ कि मतलब वो फुली जितने 38 वीक तक उसको एक वूम में रहना था जहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलने थे, उससे पहले ही वो आउटर वर्ल्ड में आ गया, अडेप्ट नहीं कर पा रहा है और वो फ्रजाइल है, उसकी इम्यूनिटी वीक है, तो उसको भी मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज कनिक्टेरस हो गया है। कनिक्टेरस इज जॉन्डिस, ठीक है, अगर जॉन्डिस हो गया बेबी को, न्यूनेटल जॉन्डिस हुआ है उसकी वजह से। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई है, उसकी वजह से कहीं पे हैमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई और हेड इंजरी होगी, उसके वजह से भी मेंटली रिटार्डेशन होने के चांसेस रहते हैं। हर्ड ऑफ यू तुमने बोला होगा कि सुना होगा कि जन्म के टाइम में ना इसको मशीनों से निकाला था, उसकी वजह से सर में चोट लगी थी, तो तब से ये ऐसा है ना, तो दैट आर द कॉजेज। नेक्स्ट आर द प्लेसेंटल डिसफंक्शन। अगर मदर के प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा प्रिविया है, क्रॉड प्रोलैप्स हो गया था, न्यूट्रिशनल ग्रोथ रिटार्डेशन थी। न्यूट्रिशनल ग्रोथ मतलब प्रॉपर प्लेसेंटा से फीटल सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हुआ था, प्रॉपर न्यूट्रिशन बेबी को नहीं मिले थे, दैट आर द न्यूट्रिशनल ग्रोथ रिटार्डेशन। प्रीनेटल फैक्टर देखें, अगर मदर को स्ट्रॉच की कंडीशन हो, स्ट्रॉच एवरीवन नो, ठीक है, स्ट्रॉच एस फॉर सिफिलिस। अगर मदर को लिस की कंडीशन हो, टी फॉर आर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, आर फॉर रूबेला, ओ फॉर अदर इन्फेक्शंस, सी फॉर साइटोमेगालो एंड एच फॉर हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस। तो these are the short form for the prenatal infections. Again I am saying S T O R C H, torch, या S साइलेंट लेके you can call it torch. तो S is for syphilis, T E for toxoplasmosis, O is for the other infections, R is for rubella, C is for cytomegalovirus and H is for herpes simplex virus. तो these are the kind of infection अगर फीमेल को है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी, तो उसका जब कंसीव करती है फीमेल तो उसके चाइल्ड में मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइनल डिसऑर्डर। अगर मदर में एंडोक्राइन डिसऑर्डर हुए हैं, अगर मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म है, शुगर डायबिटीज़ मेलाइटस है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, मतलब कोई भी एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी बेबी में मेंटल रिटार्डेशन होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल डैमेज एंड द डिसऑर्डर। ओके, अगेन अगर बेबी को बर्थ के टाइम इंजरी होगी, बर्थ इवन आफ्टर बर्थ बेबी गिर गया तो उसको हेड इंजरी हुआ, तो कहीं चांसेस होते हैं बेबी को
मेंटल रिटार्डेशन होने की, हाइपोक्सिया हो गया मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है ब्रेन को, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है ब्रेन के पार्ट को, और उसकी वजह से पर्सन की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इम्पेयर हो सकती है। एक्सपोजर टू द रेडिएशंस, ऑलरेडी एवरीवन नो कि रेडिएशन आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ, देयर आर सो मच ऑफ द हेल्थ हजार्ड्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। तो अगर रेडिएशंस को किसी टाइप का मदर को एक्सपोजर हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो भी चांसेस है, चाइल्ड को एक्सपोजर हुआ है आफ्टर बर्थ तो भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आर द हाइपरटेंशन, मदर में हाइपरटेंशन है, बच्चे में हाइपरटेंशन है, अनीमिया है, ठीक है, न्यूनेटल एनीमिया, एवरीवन नो अगर बेबी में एनीमिया है, प्रॉपर ब्लड नहीं है, एचबी लेवल नॉर्मल नहीं है तो भी मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस है। एम्फाइसीमा है, इंटॉक्सिकेशन हो गई, कोई लेड पॉइजनिंग हो गई है, कोई ड्रग का मतलब मिसयूज़ हुआ है, सब्सटेंस अब्यूज़ है मदर में, ओके, दीज आर इन मदर, कि मदर लेड पॉइजन थी, कोई सर्टेन ड्रग्स लेती थी। इफ़ यू नो कि तो प्रेग्नेंट वुमेन्स को नीदर अल्कोहल इज़ अलाउड नॉर दी सब्सटेंस इज़ अलाउड, मतलब उसको उस टाइम पे नशा नहीं करना होता है फॉर द not for that time only, females को those who are taking alcohol or other drugs they are more prone toward having the child with the chromosomal abnormalities, और अगर chromosomal abnormalities हुई हैं तो मतलब mental retardation के chances भी increase कर जाते हैं। पोस्टनेटल फैक्टर, अगर बच्चे में अब एनसेफलाइटिस हो जाता है, एनसेफलाइटिस एवरीवन नोज, नेक्स्ट इज मीजल हो जाते हैं, मेनिंजाइटिस हो जाता है, सेप्टिसीमिया हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बेबी को लेड पॉइजनिंग हो जाती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन बी लाइक कल्चरल डेप्रिवेशन, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में इन एडिक्वेट केयर टेकर है, चाइल्ड अब्यूज़ होता है तो भी मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस होते हैं। सो अब मैंने जो आपको बोला था कि टॉकिंग अबाउट कि लेवल्स होते हैं हमारे इसमें, कि हमारी अगर हमने मेंटल रिटार्डेशन एमआर ही बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, अगर हम मेंटल रिटार्डेशन की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। मैंने बताया कि हम लोग एक टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, टूल होता है हमारे पास, बुकलेट होती है एक, उसमें हम लोग उसकी एज के अकॉर्डिंग, ओके हियर आर टॉक ऑफ 2 एज, लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है। फर्स्ट आती है हमारी मेंटल एज, नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल, तो क्रोनोलॉजिकल तो वही एज होगी, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द डे ऑफ माई बर्थ टू टूडे, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ चाइल्ड, तो मेरी एज क्रोनोलॉजिकल मैं 10 साल की हो चुकी हूँ फ्रॉम माई बर्थ, मतलब मैं 2000 ओके कब पैदा हुई होंगी, मैं 2020 तक, अगर मैं 10 साल की हूँ गोइंग 10 ईयर बैक, मतलब मैं 2010 में पैदा हुई हूँ, आज 2020 है तो मेरी क्रोनोलॉजिकल एज हुई 10 साल, ठीक है। सो दैट इज़ द क्रोनोलॉजिकल एज। अब हमें मेंटल एज को फाइंड आउट करना है, तो मेंटल एज के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है, जो बुकलेट है उसमें से अब मैं करूँगी, मुझे वो बुकलेट है वो हर एक एज ग्रुप के लिए, तो मैं जो 10 साल का बच्चा होता है नॉर्मल, उसके लिए जो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बन रखे हैं मैं वो वाला पेज खोलूँगी, मैं वो क्वेश्चंस उस बच्चे से सॉल्व करवाऊँगी। 10 साल का बच्चा इज़ लाइक इन दी 5th और 6th क्लास, तो उससे 5th और 6th क्लास के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, देन हम लोगों को मिलेगी उसकी मेंटल एज। मेंटल एज मिल गई हम लोगों को लाइक ओके जो उसने आंसर दिए दैट ऑफ, मतलब जो 7 साल का बच्चा होता है उसके आसपास के आंसर दिए उसने, तो वो हमें मेंटल एज पता लगी, ठीक है। वो उसी बुक में दे रखा होगा कि इतना स्कोर करेगा तो 5 साल के बच्चे के बराबर होगा, इतना स्कोर करेगा तो 6 साल के बच्चे के, इतना स्कोर करेगा तो 7 साल के, वो उस बुक में दे रखा होता है। अब हमें फाइंड आउट करना है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, याद रखना क्रोनोलॉजिकल एज 10 आई और मेंटल एज हमने 7 मतलब अज्यूम कर ली, तो जो हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है अब
उसके लिए फॉर्मूला है एक हमारे पास, दैट इज कि जो हमारी मेंटल एज है डिवाइडेड बाय द क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये हमारा आईक्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो आईक्यू कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, लेट्स सी। टॉकिंग कि हमने एक एग्जांपल लिया कि उसकी मेंटल एज हमारे पास 7 आई, क्रोनोलॉजिकल एज 10, मतलब जो उसकी नॉर्मल एज है उसको हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, 0 बाय 0 कैंसिल, 70। ओके, हेयर इज स्कोर। तो स्कोर 70 आया, मतलब 50 से 70 के बीच में आया है ना। तो वो जो बेबी है या बच्चा है दैट इज ऑफ माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन केस है वो, ठीक है, मतलब मेंटली रिटार्डेड है बट माइल्ड है। क्लियर विद दिस पॉइंट। अगर यहीं पे हम एक और एग्जांपल लें कि बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज तो 10 है, बट जो उसने आंसर दिए, जो मतलब उसकी मेंटल एज हमने कैलकुलेट की, वो आई हमारी लाइक उसने 4.5, मतलब 4.5 साल के बच्चे की तरह आंसर किया। मल्टीप्लाई बाय 100, 0 कैंसिल, 10 डाउन, तो इट इज़ 45। ओके, आंसर आया 45। तो 45 फॉल्स इन दिस कैटेगरी, मतलब जो बच्चा है वो मॉडरेट लेवल के मेंटल रिटार्डेशन से सफ़र कर रहा है। तो हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं आईक्यू लेवल, और आईक्यू लेवल कैलकुलेट करने के बाद हम लोग इस टेबल से फाइंड आउट करते हैं कि किसको कौन से टाइप की मेंटल रिटार्डेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन होगी हमारी। लेट्स टॉक। अगर तो हमारी आईक्यू लेवल फॉल करता है 50 to 70 के बीच में, तो मतलब माइल्ड लेवल की मेंटल रिटार्डेशन है, मतलब हम बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं। लेटर ऑन हम पढ़ेंगे कि उन बच्चों के साथ हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मॉडरेट लेवल का, ठीक है। मॉडरेट अगर हमारा आईक्यू फॉल करता है 35 से 50 के बीच में, तो मॉडरेट लेवल की मेंटल रिटार्डेशन है। नेक्स्ट इज 20 to 35, मतलब सीवियर लेवल की मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। और अगर स्कोर 20 से कम आता है तो उसको हम लोग प्रोफाउंड लेवल की, मतलब पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ में, उसको लाइफ सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। ओके, सो जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ये उनके दूसरे नेम है। माइल्ड लेवल को हम एजुकेटेबल मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं, मॉडरेट को ट्रेनेबल भी बोलते हैं, डिपेंडेंट रिटार्डेशन को हम सीवियर रिटार्डेशन को बोलते हैं, और लाइफ सपोर्टिंग मेंटल रिटार्डेशन को हम लोग प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। सो हेयर गॉट विद दी मेंटल रिटार्डेशन की क्लासिफिकेशन टाइप। नेक्स्ट अब मैं बताऊंगी कि जो हमारे माइल्ड और मॉडरेट लेवल होते हैं उसमें बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन, मतलब सिम्टम्स क्या क्या होता है। जो माइल्ड लेवल का बच्चा होता है उसमें क्या होता है, वो 85 to 90% ऑफ ऑल क्लासेस, मतलब सॉरी क्लासेस नहीं केसेस, अगर हमारे पास 10 केसेस हैं तो 10 केसेस में से 8 या 9 बच्चों में जो होंगे वो माइल्ड लेवल के ही मेंटली रिटार्डेड होंगे। सीवियर, प्रोफाउंड और मॉडरेट लेवल के बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम केसेस विल बी ऑफ लाइक माइल्ड लेवल 80 to 95, मतलब ओके कंसीडर अगर 100 पेशेंट हैं तो 100 में से हमारे 80 से 90 पेशेंट क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारी माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के साथ होंगे, बाकी सब मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड में से कुछ कुछ होंगे। तो दैट वाज लाइक दिस। नेक्स्ट इज दीज इंडिविजुअल्स हैव द मिनिमम रिटार्डेशन इन सेंसरी मोटर एरियाज, ठीक है। सेंसरी मोटर एरियाज में बहुत कम रिटार्डेशन होती है, मतलब इनके सेंसरी और मोटर फंक्शनिंग प्रॉपर होती है। और ये बच्चे जो होते हैं ना 6th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है अप टू द 6th स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल एंड कैन अचीव द वोकेशनल एंड सेल्फ सफिशिएंट लीडर। ओके, ये बच्चे क्या हैं, इनको हम लोग अगर पढ़ाएंगे तो 6th क्लास तक तो ये आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है, अपने आप से। 7th क्लास को ये पास करना इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, 8th में इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मतलब 6th स्टैंडर्ड तक ये आराम से पढ़ लेंगे, उसके बाद से ये लोग अपनी लाइफ चला सकते हैं।
कहीं पे शॉप में बैठ के वोकेशन लिखा है यहाँ पे कि अचीव वोकेशनल एंड सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं, सोशली उनको बात करना भी आता है, वो सबके साथ नॉर्मली रहते हैं। और 6th स्टैंडर्ड तक पढ़ने के बाद वो अपने लिए एक वोकेशन ढूंढ सकते हैं, अपने लिए पैसे कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को इफेक्टिवली जी सकते हैं। नेक्स्ट आर दी द चिल्ड्रंस कैन डेवलप एवरेज टू द गुड स्किल्स बट मे एक्सपीरियंस माइनर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। ठीक है, चलने फिरने में ओके होंगे वो, पर थोड़े से उनके जेस्चर में, गेट में थोड़ा सा इशू आ सकता है कभी कभी। ठीक है, अदरवाइज इनके साइकोमोटर स्किल्स प्रॉपर होते हैं। और इकोनॉमिक स्टेटस इज लाइक कि वो लोग क्लोज सुपरविजन में जॉब कर सकते हैं, किसी शॉप में असिस्टेंट का काम कर सकते हैं, पैसे संभाल सकते हैं, ये सब काम वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी मॉडरेट लेवल की रिटार्डेशन। ठीक है, अबाउट 10% ऑफ द मेंटली रिटार्डेड कम अंडर दिस ग्रुप। मतलब जो हमारे टोटल 100% है तो उसमें से 10% जो होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं। मतलब 100 में से 10 लोग जो होंगे वो मॉडरेट लेवल के मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं। अब बात करेंगे इनकी कि इनमें सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर सेल्फ केयर एबिलिटीज़ की बात करें तो इन लोगों को थोड़ा सा सुपरविजन चाहिए होता है जब ये अपनी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ करें। मतलब सुपरविजन, कोई देखने वाला चाहिए कि वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट आता है, अगर इनको पढ़ाने की बात करें ना, द चिल्ड्रन कैन अचीव द स्किल अप टू द 2nd क्लास। मतलब 2nd क्लास तक ये लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से एंड मे बी ट्रेन टू प्रैक्टिस इन द वर्कशॉप। मतलब पढ़ाई 6th तक नहीं कर सकते, 2nd स्टैंडर्ड तक कर सकते हैं, पर अगर इनको कोई पर्टिकुलर वर्कशॉप में काम सिखाया जाए वो काम वो लोग सीख लेंगे। ठीक है, सोशल स्किल में क्या होता है कि इनकी स्पीच थोड़ी लिमिटेड होती है और ये जो सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए होते हैं ना कि सोसाइटी में ऐसे रहना वैसे रहना, उसमें उनको थोड़ी दिक्कत आती है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का साइकोमोटर स्किल्स। तो अगर साइकोमोटर स्किल्स की बात करें तो इनकी वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज में हैव द लिमिटेड। इनकी थोड़ी ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए कर पाना। ठीक है, और उसकी वजह से जो काम करने के लिए इनके पास ऑप्शन होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन कैन हैंडल स्मॉल अमाउंट। मतलब फॉर एग्जांपल इनको पॉकेट मनी दे सकते हैं, ये अब लोग अपनी पॉकेट मनी संभाल सकते हैं और कैसे यूज़ करना है वो सब चीज़ें ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉडरेट लेवल की बात होगी। सीवियर रिटार्डेशन की बात करें तो इन बच्चों को ना मतलब कंप्लीट सुपरविज़न की ज़रूरत होती है और ये सिंपल चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रश कर सकते हैं अपने आप से, हैंड वॉश कर सकते हैं, बट अगर वहीं पे इन लोगों को फॉर एग्जांपल हेयर कॉम करने नहीं हो पाएंगे, इनको सुपरविज़न की ज़रूरत होगी। और इनको वॉक करना है तो उसकी सुपरविज़न की ज़रूरत होगी। सिंपल स्किल लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गिलास को उठा के वहाँ पे रखना है, पौधों को पानी देना है। मतलब इतने छोटे सिंपल काम ये लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन लोगों का ना कम्युनिकेशन स्किल नहीं हो पाता, इनकी स्पीच इतनी प्रॉपर नहीं होती कि ये कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, और इनको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अपनी चीज़ों को बताने के लिए वो नॉन वर्बली शो करते हैं अपने एक्सप्रेशंस को। ठीक है, इनकी साइकोमोटर स्किल्स भी प्रॉपर नहीं होते, मतलब चल भी नहीं पाते हैं प्रॉपरली, गेट प्रॉपर नहीं होता, जेस्चर प्रॉपर नहीं होता, पोस्चर प्रॉपर नहीं होता, और इनको इवन प्रॉपर नॉर्मल साइकोमोटर स्किल्स के लिए, चलने फिरने के लिए भी सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। अब इन बच्चों की अगर बात करें पैसों को लेके, तो इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिखाया जा सकता है कि मनी का यूज़ कैसे कर सकते हैं शॉप में जाके। ठीक है, पैसे देंगे नहीं, पॉकेट मनी इनके पास होगा नहीं, बट उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट जाके वो लोग यूज़ करना सिखा सकते हैं कि इस मनी का ऐसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये आ गया हमारा सीवियर लेवल की मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट इज दी प्रोफाउंड की बात करें, सिर्फ और सिर्फ बहुत रेयर केसेस, अगर 100 बच्चे उनमें से 1 या 2 को ही सिर्फ और सिर्फ प्रोफाउंड लेवल की मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस होते हैं, और इनको कंप्लीट कांस्टेंट सुपरविजन एंड असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। अपनी डेली लिविंग एक्टिविटी का छोटा से छोटा काम करने के लिए भी कोई पर्सन इनके पास ऑल दी आवर्स, मतलब 24/7 हर टाइम उनके पास एक इंसान होना मस्ट होता है। ये लोग अकेडमिकली कहीं पे बेनिफिट नहीं कर सकते। ठीक है, पढ़ना तो दूर है, आई भी नहीं, मतलब काइंड ऑफ दैट, है ना। द चिल्ड्रन हैव अ लिटिल स्पीच डेवलपमेंट एंड लाइक सोशल स्किल।
आ ई इतना ही कर सकते हैं, मतलब मोनोसिलेबाई टंग का यूज़ कर सकते हैं, मा पा दी, इतना ही कर सकते हैं, इतना ही बोल पाते हैं। नेक्स्ट इज फाइन और ग्रॉस मोटर दोनों ही नहीं होती हैं इनमें, मतलब इनमें ना ग्रिपिंग पावर होती है, कुछ चीज़ें हाथ में भी नहीं पकड़ पाते हैं, नॉर्मली चल नहीं पाते हैं, मतलब इनमें कंप्लीट सेंसरी और मोटर फंक्शनिंग इम्पेयरमेंट होता है। और अब ये लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं मनी मैनेजमेंट के लिए, मतलब सुपरविज़न है तो जो नेक्स्ट बनता है सुपरविज़न के लिए वही उन बच्चों को या उन लोगों को संभालता है, ठीक है। सो दीज वर द 4 टाइप्स। फर्स्ट वन वॉज द माइल्ड मतलब 6th क्लास तक पढ़ सकते हैं, मॉडरेट मतलब 2nd क्लास तक पढ़ सकते हैं, उनको सिखाया जा सकता है चीज़ें, सीवियर मतलब उनको पढ़ाई नहीं हो पाती उन लोगों की और कुछ चीज़ें अपनी कर सकते हैं, सुपरविज़न चाहिए होता है, प्रोफाउंड को कम्प्लीटली सुपरविज़न या लाइफ सपोर्ट चाहिए ही होता है अपनी लाइफ में आगे सर्वाइव करने के लिए। ये हमने पढ़ लिए टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एक बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। तो फर्स्ट आता है हिस्ट्री कलेक्शन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द केयर टेकर। तो हिस्ट्री कलेक्शन में क्या क्या आएगा कि फैमिली में किसी को मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं था, बच्चा कैसे बिहेव करता है, क्योंकि एक मदर को अपने बच्चे की ग्रोथ का सब पता चल रहा होता है कि अब ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, सोशल स्माइल दे रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, बात करते हैं तो रिएक्ट करता है कि नहीं, तो वहाँ से पता लग जाएगा केयर टेकर और पेरेंट्स से कि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है उसके एज के अकॉर्डिंग या नहीं। तो ये हमारे हिस्ट्री कलेक्शन में आ जाएगा। हिस्ट्री कलेक्शन में फैमिली हिस्ट्री भी आएगी मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड, कोई और अगर जेनेटिक्स प्रॉब्लम है फैमिली में मदर को कोई इन्फेक्शन था, मदर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ करती थी, मदर अल्कोहलिक थी, तो वो सारी हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है अब हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन से हमें पता लग जाएगा कि बच्चे में प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर बेबी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के साथ है, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम के साथ है, तो उसकी आइज़ मंगोलियन होंगी, आइज़ जो उसके ईयर होंगे वो लोअर होंगे फ्रॉम द आउटर कैंथस ऑफ द आई। अगर देखें नॉर्मली तो जो हमारा आउटर कैंथस होता है जो और ट्रेगस होता है उसके बीच में एक नॉर्मल लाइन फॉर्मुलेट होती है और ये एक दूसरे के एकदम से लाइन में होता है। बट जो डाउन सिंड्रोम बेबी होता है उनका एयर बहुत डाउन होते हैं, कैन बी मंकी फेस, ये सब सिम्टम्स देख के हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करके पता चल जाएगा। ग्रिपिंग चेक कर सकते हैं, बेबी पकड़ पा रहा है, गेट का चेक कर लेंगे, प्रॉपरली चल पा रहा है, पोस्चर मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं, तो ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन में आएगा। हमें पता लग जाएगा कि नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, कोई पालसी तो नहीं है, कोई लेप्रोसी के साइन, एपिलेप्सी तो नहीं है, ऑल दिस वी कैन फाइंड। नेक्स्ट आर द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे जिससे हमें मोटर फंक्शनिंग के बारे में पता चल जाएगा। हैमर का यूज़ करेंगे, अगर एबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन हो रहा है हमारे लिम्स का तो हमें पता चलेगा क्रेनियल प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है नहीं हो रही है। ऑल दिस वी कैन नो बाय द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। असेसिंग द माइलस्टोन, तो एज के अकॉर्डिंग चेक करेंगे बेबी एज के अकॉर्डिंग ग्रो कर पा रहा है, वो माइलस्टोन्स को अचीव कर पा रहा है जो हर एक एज में हर एक बच्चा अचीव करता है नॉर्मली या नहीं। इन्वेस्टिगेशन में यूरिनरी ब्लड एग्जामिनेशन कर सकते हैं फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का हमें पता चल जाएगा कि अगर बेबी के यूरिन और ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे। कल्चर कर सकते हैं फॉर द साइटोजेनिक और द बायोकेमिकल स्टडीज़, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं इन इन्फेंट फॉर द क्रोमोसोमल, ये तुम लोगों ने मैटरनिटी में पढ़ा होगा कि जो अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना होता है जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेबी में, तो हम लोग टेस्ट करवाते हैं, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, तो हम लोग एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस होता है, क्रॉनिक विलाई सैम्पलिंग होता है जिसमें दोनों सैंपल्स में क्या करते हैं कि हम लोग नीडल इंसर्ट करते हैं, मदर का जो हमारा वूम होता है, प्लेसेंटा होता है और हमारी एमनियोटिक फ्लूइड होती है, कोरियोनिक विलाइज होते हैं, वहाँ से सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद चेक करते हैं कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मली फीटस में है तो नहीं, ठीक है। तो अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है तो मतलब चांसेस मेंटल रिटार्डेशन के भी हैं ही, तो दिस कैन बी डन फॉर दी
इन्वेस्टिगेशंस। नेक्स्ट इज हियरिंग स्पीच इवेल्युएशन, बता दिया कि स्पीच और हमारे जो सोशल स्किल्स होते हैं, स्पीकिंग, कम्युनिकेटिंग, वो प्रॉपर नहीं होते, तो वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ईईजी चेक कर सकते हैं स्पेशली फॉर द सीजर्स। अगर बच्चे को एपिलेप्सी बताया कि अगर एपिलेप्सी होता है, अगर कोई हमारी ब्रेन डिसऑर्डर होता है, तो उनमें भी मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस होते हैं, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सीटी स्कैन, एमआरआई फॉर कोई ब्रेन में ट्यूमर है, हमारा ट्यूबरोस्क्लेरोसिस है, ये सब फाइंड आउट करने के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई हो सकता है। थायराइड टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कर्निकटेरस के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हम थायराइड टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द साइकोलॉजिकल टेस्ट। आई टोल्ड यू साइकोलॉजिकल टेस्ट में हेयर साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या करना है कि हम लोगों ने स्केल्स यूज़ करते हैं, या तो हम लोग स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल यूज़ करते हैं फॉर स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट स्केल का यूज़ करते हैं फॉर आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, 3 to 6 ईयर के बच्चों के लिए हम लोग स्टैनफोर्ड का यूज़ करते हैं। और उसके बाद वेस्लर्स इंटेलिजेंस स्केल का यूज़ कर सकते हैं। और ये सब स्केल्स हैं, मतलब जो मैंने आपको बोला कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं ना, ये टूल्स हैं, पर्टिकुलर नाम दे रखे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेंटल एज फाइंड आउट करेंगे। क्रोनोलॉजिकल एज तो हमें पता ही होती है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगेन IQ का फॉर्मूला है हमारा मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा IQ लेवल, और उससे हमें लेवल का भी पता चल जाएगा कि मेंटल रिटार्डेशन कितने लेवल की है। नेक्स्ट चेकिंग फॉर द प्रोग्नोसिस, की हमारे मेंटल रिटार्डेशन के प्रोग्नोसिस कितने हैं। अगर प्रोग्नोसिस की बात करें मेंटल रिटार्डेशन की, इसमें इम्प्रूव्ड एंड इंस्टीट्यूशनल केयर इज़ नो लॉन्गर रिकमेंडेड, ठीक है। These children are mainstreamed whenever feasible and are taught survival skills। मतलब जितना लेवल का है मेंटल रिटार्डेशन वो तो है, उसको तो ठीक किया ही नहीं जा सकता, बट उनको स्किल ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको सोशल ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको एजुकेशनल ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से लेवल की है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चा फिर नॉर्मली वर्क कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग मेंटल रिटार्डेशन के केसेस को। तो फर्स्ट तो आता है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग कुछ होने से पहले उसको रोकते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द मोड्स। ओके, हमारी होती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी मतलब प्रिवेंशन, हम लोगों की कोई चीज़ होने से पहले ही, बिफोर होने से पहले ही रोक देना, इज कॉल्ड प्राइमरी। सेकेंडरी, अब चीज़ हो चुकी है, उसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है और ट्रीट करना है। टर्शरी में आता है कि हम लोगों को उसको ट्रीट करना है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, प्राइमरी का मतलब किसी चीज़ को या किसी बीमारी को होने से रोकना इज प्राइमरी। प्राइमरी मतलब टू स्टॉप, कोई बीमारी ना हो उसको पहले ही रोक देना इज प्राइमरी। इससे पहले एक होता है प्रीमोडियल। लेट मी टेल, प्रीमोडियल मतलब हेल्थ प्रमोशन, इसमें हम हेल्थ प्रमोट करते हैं हेल्थ एजुकेशन देके। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, हम लोग स्प्रेड को प्रिवेंट करते हैं। सेकेंडरी में हम लोग डायग्नोस करते हैं, हमें फाइंड आउट करते हैं कि किसी को कोई बीमारी तो नहीं। टर्शरी में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और इसके बाद आता है हमारा रिहैबिलिटेशन। तो दीज आर द लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन विच आर बीइंग फॉलोड: प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी,
tertiary and the rehabilitation. Sometimes tertiary includes the rehabilitation even. तो ये आ गया हमारे प्रिवेंशन. तो प्राइमरी में क्या करेंगे हम लोग, प्री कंसेप्शन जेनेटिक काउंसलिंग देंगे. ठीक है. तो अगर किसी फैमिली में फॉर एग्जांपल पहले से ही मेंटल रिटार्डेशन है तो हम लोग वहाँ पे अगर नया कपल है तो उसको हम जेनेटिक काउंसलिंग देते हैं कि आपके परिवार में ऑलरेडी मेंटल रिटार्डेशन का है पेशेंट, और आपकी फैमिली में इतने चांसेस हैं कि आपके न्यू जो ऑफस्प्रिंग होने वाले हैं, न्यू जो बच्चा होने वाला है उसको भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है. तो दैट्स देयर चॉइस कि वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या उसको वहीं पे अबॉर्ट करना चाहते हैं, वो उनकी इच्छा है. बट काउंसलिंग दी जाती है कि चांसेस हैं कि बच्चा कल को क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के साथ हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है. ठीक है. प्री कंसेप्शन में ये आता है कि हम जो मदर है उसको इम्यूनाइज करते हैं फ्रॉम द रुबेला. ठीक है. रुबेला तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि इम्यूनाइजेशन की जाती है मदर की टू प्रिवेंट कि बच्चे में भी आगे जाके बीमारियां ना हो. ब्लड टेस्ट किए जाते हैं प्रॉपर दोनों के टू फाइंड आउट कि कोई वनरेबल डिजीज़ तो नहीं है. नेक्स्ट इज मटर्नल न्यूट्रिशन के लिए माता की प्रॉपर न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन दी जाती है कि प्रॉपर न्यूट्रिशनल ग्रोथ होनी चाहिए. मेटाबॉलिक फाउंडेशन होती है फॉर द लिटिल चाइल्ड बेयरिंग. ठीक है. अगर नॉर्मल खाना खाती है माता तो क्या होगा, बच्चे के लिए लेटर स्टेजेस में वो एक मेटाबॉलिक फाउंडेशन हो जाती है. ठीक है. नॉर्मली भी इंडियन कल्चर में बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर्स को बादाम खिलानी चाहिए, ये चीज़ें खिलानी चाहिए, बच्चा हेल्दी होता है. तो दैट कंसेप्ट ओनली. ओके. फैमिली प्लानिंग इज द टर्म ऑफ अ साइज अप्रोप्रिएट स्पेसिंग, और ये सब कुछ हम लोग उनको समझाएंगे. नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग जेस्टेशन में क्या कहते हैं, दो अप्रोच होती है. एक तो होता है एडिक्वेट न्यूट्रिशन देना है, फीटल प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है. अल्ट्रासोनोग्राफी यू नो कि 4 बार होनी ही चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. अगर कोई टेरेटोजेनिक सब्सटेंस है, मतलब टेरेटोजेनिक. ओके, लेट मी टॉक. टेरेटोजेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस जो मटर्नल प्लेसेंटा को पास कर जाते हैं. ठीक है. चीज़ें जो हमारे कोई सब्सटेंस है वो मटर्नल प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में चला गया, वो होते हैं हमारे टेट्रोजेनिक, और वो हार्म करते हैं फीटस को, वो होता है हमारे टेरेटोजेनिक सब्सटेंस. तो उन चीज़ों से हमें अवॉइड करना होता है. फीटस की पॉसिबल ग्रोथ देखनी है, उनके जेनेटिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं, कार्डियोसेंटेसिस कर सकते हैं, कोरियोनिक विलाई टेस्ट कर सकते हैं. तो यहाँ से पता कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. फीटोस्कोपी कर सकते हैं, फेटल बायोप्सी कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं. तो हमें पता लग जाएगा कि कोई बेबी किसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के साथ तो नहीं है. क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है तो मतलब मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है, तो फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड एट डिलीवरी भी. ओके. डिलीवरी के टाइम पे हम लोग देख सकते हैं कि डिलीवरी जो है हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए, स्टाफ होना चाहिए जिनको प्रॉपर नॉलेज है. अपगार स्कोरिंग हर 1 मिनट में भी करनी होती है, 5 मिनट में भी करेंगे बच्चे की. अगर अपगार स्कोरिंग नॉर्मल आ रही है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही है तो मतलब अपगार स्कोरिंग भी मतलब वहाँ पे भी एस्फिक्सिया के चांसेस हो सकते हैं बेबी की. प्रॉपर कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है तो वो कर सकते हैं. मदर और चाइल्ड को कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करना होता है. अगर जो है हमारा बेबी है उसको गामा ग्लोबिन देने हैं अगर RH नेगेटिव मदर है, फ्रॉम डेवलपिंग द एंटीबॉडीज दैट माइट अदरवाइज अफेक्ट दी सब्सिक्वेंट चिल्ड्रन. ठीक है. तो नेक्स्ट और चाइल्डहुड में क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देनी है लोगों को, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करने हैं. अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, हजार्ड्स को अवॉइड करना है, मतलब चाइल्ड एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए, कोई ब्रेन इंजरी नहीं होनी चाहिए, कोई लेड पॉइजनिंग ना कर ले बच्चा, कोई किसी टाइप का केमिकल इंजेस्ट ना कर ले, एक्सीडेंट ना हो जाए, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है. तो ये सारा हो गया हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में. अब बात करेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन. सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है, अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग अर्ली फाइंड आउट करेंगे, मतलब जल्दी फाइंड आउट करेंगे और उन डिजीज़ की ट्रीटमेंट करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, फिनाइल कीटोयूरिया है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी, डाइटरी कंट्रोल होगा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं, अर्ली रिकग्नाइजेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन.
तो या तो वो मदर को पता चलेगा या तो स्कूल में टीचर को पता चलेगा। तो टीचर और मदर शुड बी नो वेल अवेयर अबाउट द मेंटल रिटार्डेशन के सिम्टम्स, और नॉर्मल ग्रोथ का भी पता होना चाहिए, और रिहैबिलिटेशन की प्रॉपर चीज़ें हो सके, डिले ना हो रिहैबिलिटेशन में, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट फॉर द इमोशनल एंड द बिहेवियरल डिफिकल्टी अगर कोई है तो। नेक्स्ट आता है टर्सरी। तो टर्सरी में तो हम लोग रिहैबिलिटेट करेंगे, बच्चे को लेवल फाइंड आउट कर लेंगे, मेंटल रिटार्डेशन कितने लेवल का है उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर एग्जांपल माइल्डली रिटार्डेड है तो क्या करेंगे, उनको स्कूल बढ़ाएंगे, 6 तक पढ़ेंगे, रेजिडेंशियल केयर सिखाएंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज किसे ना आए उनको प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करेंगे, ये सब कर सकते हैं हम। और एजुकेशनल ट्रेनिंग देंगे, सब वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, हेल्प फॉर द फैमिली हेल्प फॉर द फैमिली होगी, मतलब फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, सोशल एंड अच्छे रिलेशंस डेवलप करेंगे, ट्रस्ट रिलेशन फॉर्मुलेट करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन होगी, सब कुछ होगा। मतलब फैमिली और बच्चे को साथ में लेके हुए चाइल्ड की डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, इधर इन वोकेशन, एडुकेशन, सेल्फ हेल्पिंग, एवरीथिंग टू बी डन इन द टर्सरी रिलेटेड टू द रिहैबिलिटेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट मैंने बता दिया, हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे पर्सन की, इन्फेंट बिहेवियर को चेक करेंगे, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर लेंगे, और डॉक्यूमेंट करेंगे उसकी डेली लिविंग एक्टिविटी वो कर रहा है कि नहीं। हम लोग ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि फैमिली का रिस्पॉन्स कैसा है बच्चे की तरफ, अदर मेंबर्स की तरफ, इन द टू द चिल्ड्रन प्रेजेंस ऑफ अदर मेंबर विद इम्पेयरमेंट, ठीक है। और अगर कोई फैमिली में भी है इसी इशू के साथ, डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस एनकरेज्ड एट द होम, स्टेबिलिटी ऑफ द फैमिली यूनिट, मतलब फैमिली में कितने मतलब काइंड ऑफ हार्मनी है, तो ये सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टोल्ड यू करेंगे हम लोग, ठीक है। लर्निंग स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। इंटरवेंशन, व्हाट द इंटरवेंशन कैन बी टेकन बाय द नर्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द चाइल्ड साइकियाट्रिक नर्स शुड बी fully skillful to deal with the child with the mental retardation and other psychiatric illness, because children are the most vulnerable group of these society. बच्चे मोल्डेबल हैं, तो उनके साथ ट्रस्टवर्दी रिलेशन बनाना नेसेसिटी होती है, सो दैट वो अपनी लेटर स्टेज में भी एक प्रॉपर हेल्दी रिलेशन डेवलप कर सके। तो दीज आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। नेक्स्ट इज द लॉन्ग टर्म गोल फॉर दिस चिल्ड्रन आर हाईली इंडिविजुअलाइज्ड एंड आर डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन। तो जिस लेवल का मेंटल रिटार्डेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों के गोल फॉर्मुलेट होंगे। सम इज़ लाइक बेबी चिल्ड्रन अपनी ड्रेस खुद से पहन ले, अपने शू लेसेस को टाई कर ले, स्टूल कर ले, यूरिन कर ले, मतलब सुसु पॉटी खुद से कर ले, अपना होमवर्क खुद से कर ले, ABCD लिख सके, स्ट्रक्चर वर्क प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सके, और क्या है सोशल बिहेवियर, मतलब प्रॉपर एक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर परफॉर्म कर सके, ये सब आ गया। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स आर एसेंशियल टू मैक्सिमाइज द चिल्ड्रंस पोटेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है, सो दैट उनका डेवलपमेंट हो सके, वो हो गया। इन एडिशन लर्निंग सोशल स्किल्स एंड एडेप्टिव बिहेवियर असिस्टेंस द चिल्ड्रन इन बिल्डिंग अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज। एक बच्चे की सेल्फ इमेज बने, वो मतलब काइंड ऑफ उसमें सेल्फ एस्टीम की डेवलपमेंट हो, सोसाइटी में प्रॉपरली अडेप्ट हो सके, जितना उसका लेवल है उतना वो काम कर सके, अर्निंग प्रॉपर कर सके। ओके, मेंटल रिटार्डेशन स्कूल्स होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर स्कूल होते हैं जहाँ पे जो बच्चा जितना स्किल कर सकता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। फॉर एग्जांपल हर एक स्टेट में स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल होता है, वैसे ही मेंटली रिटार्डेड स्कूल्स भी होते हैं, या कई बार स्पेशल स्कूल्स में ही मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं। तो वो बच्चे वोकेशन, मतलब उनको कोई काम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ओके, माइल्ड लेवल के हैं वो बच्चे, उनको चौक मेकिंग सिखाई जाती है, वो चौक बनाएंगे खुद जाके वो मार्केट में बेचेंगे, उनको पैसों की लेन देन सिखाई जाती है, और जो वो अर्न करेंगे दैट इज़ देयर मनी, और वो उनको अपने बेनिफिट के लिए उन पैसों को यूज़ कर सकते हैं। थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं, उनको दिया मेकिंग में, कलरिंग, क्राफ्टिंग में इन्वॉल्व कर लिया,
प्रोफाउंड है, दे आर तो डिपेंडेंट, मीन्स उनको तो 24 घंटे का असिस्टेंस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारे इंटरवेंशन नर्सिंग पे डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट इज सेक्सुअलिटी बिकम अ मेजर कंसर्न एज दिस चिल्ड्रन में form emotional attachment to those of the opposite sex and have the normal sexual desire. However, their decision making skills are limited. टीचिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सेक्सुअल एजुकेशन देना भी इम्पॉर्टेंट होता है इन स्टूडेंट्स में. Next is, in all instances, it is important for the nurse to maintain a non-threatening approach. Mean, nurse should knows about her limits. Even जब हम नर्स पेशेंट रिलेशन डेवलप करते हैं, देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज दैट हैज़ टू बी फॉलोड बाय द नर्स. देयर शुड नॉट बी ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस. ना पेशेंट को नर्स के लिए कोई फीलिंग डेवलप होनी चाहिए, ना ही नर्स में कोई पेशेंट के लिए फीलिंग डेवलप होनी चाहिए. वेरी ऑफन दिस चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड वाई फिजिकल असेसमेंट और थेराप्यूटिक अप्रोचेस. मीन ट्रस्ट शुड बी देयर. बच्चा आपके साथ इतना मिंगल हो जाना चाहिए, इतना फ्री फील करना चाहिए सो दैट वो हर एक चीज़ में आपके साथ कोऑपरेट कर सके. अदरवाइज चिल्ड्रन आर रिजिड, वो नहीं प्रॉपरली कोऑपरेट करते हैं. तो यू शुड हैव दैट स्किल कि बच्चा आपके साथ हर एक स्किल करे और जब उसका मन करे तभी करवाए. फोर्सफुली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे क्वेश्चंस को बैठ के आप एक ही बार उससे सॉल्व करवाओगे, एक ही बार में उसकी IQ लेवल को जज कर लोगे. नो, अकॉर्डिंग टू हिज मूड, अकॉर्डिंग टू द मोल्डिंग, अकॉर्डिंग टू मेकिंग हिम फील इंटरेस्टेड, तभी हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे. Proper explanation and the relevant information should be given to the parents. Parents should be treated with efficiency. नर्स के पास स्किल होना चाहिए, पेरेंट्स को हर एक चीज़ पता होनी चाहिए और उसके साथ साथ पेरेंट्स कोऑपरेटिव भी होने चाहिए. दे शुड नॉट बी लाइक कि पेरेंट्स को कुछ पता आया नहीं, करते गए, पेरेंट्स आर फीलिंग वरीड और उनको नहीं पता लग पा रहा है चीज़ों का. नो, ऐसा नहीं होना चाहिए. हर एक चीज़ पेरेंट्स के साथ एक्सप्लेन होनी चाहिए, डिस्कस्ड होनी चाहिए, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए इन द केयर. दैट शुड बी देयर. क्लोज कोलैबोरेशन विद ऑल मेंबर ऑफ द टीम. ठीक है, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के साथ, साइकियाट्रिक नर्स के साथ, चाइल्ड साइकियाट्रिक नर्स के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ, सबके साथ एक प्रॉपर कोलैबोरेशन होना चाहिए वर्किंग का नर्स का. टू अ लार्ज एक्सटेंट द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशनल क्लाइमेट ऑफ the setting in which it is employed. So that's all about today's topic. We had studied about the mental retardation. So the mental retardation is discussed in ICD-10 under chapter F70 to 79. F70 is mild mental retardation, 71 is moderate mental retardation, 72 is the severe mental retardation, 73 is the profound mental retardation. Okay, then we had studied about the डेफिनेशन कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, फिर जर्नल इंटेलिजेंस फंक्शनिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ एवरेज क्या होता है, देन हमने IQ कैलकुलेट करना सीखा, हमने उसके बाद इटियोलॉजिकल फैक्टर पढ़े और सिम्टम्स पढ़े कि माइल्ड लेवल पे कौन सा सिम्टम आते हैं, मॉडरेट में क्या आते हैं, उनको क्या ट्रेनिंग दी जा सकती है, कहाँ तक वो डिपेंडेंट होते हैं. दैट वी स्टडीड. देन वी डिड द नर्सिंग असेसमेंट एंड द डायग्नोसिस एंड द इंटरवेंशन. सो दैट वाज टुडेज टॉपिक. थैंक यू.